दिसंबर तक हम लोगों ने करंट अफेयर्स किया था, 22 दिसंबर तक हो गया था। ये जो वीडियो रहेगा ये लास्ट वीक का है, ठीक है। 22 दिसंबर तक ये प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। तो ये सारे जो वीडियोस हैं ये यूपीपीसीएस प्री 2025 और आरओ के लिए काम आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग जीएस के भी फैक्ट रिवाइज कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा हेल्प करता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये लास्ट वीक ऑफ दिसंबर का जो करंट अफेयर्स है। पहला टॉपिक हम लोग करेंगे भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII शॉर्ट में बोलते हैं, शिखर सम्मेलन जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं। ये जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है उद्योग परिसंघ की, तो इसमें भारत ने और बाकी देशों के साथ काफ़ी वार्ताएं हुई हैं और यहाँ पे भारत ने चेताया भी है ना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज को इवन एक तरीके से सजेशन भी दिया है और अपनी बात को मतलब ठोस तरीके से रखा है। देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ ये अभी न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 29वां इस शिखर सम्मेलन था, ठीक है। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल बातें होंगी। अब यहाँ पे जो वार्ताएं हुई हैं इनको देखते हैं। तो भारत ने यहाँ पे पर्यावरणीय समानता पर जोर दिया है। ये स्टेटमेंट के लिए काम आएगा, आपको पता होना चाहिए कि CII मीटिंग में बातें क्या हुई हैं शिखर सम्मेलन में, ठीक है। पर्यावरणीय समानता से मतलब आप यहाँ पे क्या है, देखिए जो कंट्री डेवलपिंग है ना, अभी जो विकासशील है वो अभी तगड़े से विकास कर रही है, ठीक है। और विकास कार्यों में इन्वायरमेंटल लॉस होता है, ये बिल्कुल हकीकत है। तो भारत कहता है कि जिस देश ने अतीत में प्रदूषणकर्ता के रूप में भूमिका निभाई है उसको भुगतान करना होगा भाई, ठीक है। एक प्रिंसिपल पर जोर दिया गया है। ये प्रिंसिपल इसी पे बात करता है, पर्यावरणीय समानता पर, कि जिसने जैसा भी डैमेज किया है एनवायरमेंट को वो उसी तरीके से पैसा देगा, है ना। उसे CBDR बोलते हैं। CBDR का फुल फॉर्म है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कोई देश अगर मान लो अफ्रीकन कंट्री है, साउथ अफ्रीका की बात करें और दूसरी तरफ आप यूएसओ को ले लीजिए, तो साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने इतना डैमेज नहीं किया होगा पर्यावरण को जितना यूएसए ने किया है या फिर चाइना ने किया है। तो चाइना का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यूएसए की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साउथ अफ्रीका की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वही चीज लिखा है CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर दिया भारत ने। और ये कोई नया प्रिंसिपल नहीं है। CBDR ये 1992 से चल रहा है। इस प्रिंसिपल की जो स्थापना हुई थी ये 1992 में हुआ था, जब ये अर्थ समिट हुई थी रियो दे जेनेरियो में, ब्राजील का। यानी ये UNFCCC की पहली मीटिंग मानी जाती है, UNCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना CBDR के बारे में। और क्या बात हुई है, भारत ने अभी जो COP29 आयोजन हुआ था UNFCCC का बाकू में, अजरबैजान में, है ना, अजरबैजान में हुआ था, अजरबैजान में। तो यहाँ पे जलवायु वित्त की बात हुई थी। जलवायु वित्त का मतलब है कि इतना पैसा, ये जो है 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर का पैकेज पर भारत ने नाराजगी जताई है। तो आपको यहाँ पे ये फैक्ट याद रखना है कि जलवायु वित्त में फंड कितना है, ठीक है। और ये भी साथ में याद रखना कि ये COP29 में इसको यहाँ पे मतलब इसकी चर्चा की गई थी, ठीक है। तो ये दो बातों पर यहाँ पे भारत ने जिक्र किया है। जलवायु वित्त यहाँ से समझ लीजिए, वही चीज है जलवायु वित्त, यानी प्रदूषणकर्ता भुगतान करेगा, है ना। CBDR का पालन होता है जलवायु वित्त में। चलिए, तो ये जो 300 बिलियन डॉलर है इसमें कौन कौन कितना पैसा दे रहा है, इसी पर चिंता जताई होगी, है ना, नाराजगी जताई होगी भारत ने। हो सकता है भारत को ज्यादा पे करना पड़ रहा होगा या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे ज्यादा चार्ज लेने वाली बात हो, है ना, और डेवलप्ड कंट्री को कम चार्ज देने की बात हो। इस वजह से यहाँ पे नाराजगी जताई गई है कि भैया जो पहले पॉल्यूटेंट थे उनको ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हुई हैं, ये ध्यान रखना CII में। दूसरा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम यानी संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था, ये भारत में ही है। किस किस क्षेत्र में है ये हम लोगों को देखना है, ये फिर से अभी न्यूज में है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम जो है न्यूज में क्यों है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने हाल ही में पड़ोसी देशों से विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए PAR को पुनः लागू कर दिया है। देखो, PAR से फुल फॉर्म से हमें समझ में आ रहा, प्रोटेक्टेड है, ये एरिया प्रोटेक्टेड है, यानी इसमें हर कोई नहीं जा सकता। खासतौर से यहाँ पे विदेशी घुसपैठियों की बात हो रही ना, या फिर विदेशी आगंतुक जो होते हैं ना, जो भी अगर आएगा विदेशी और इस क्षेत्र में जाना चाहेगा तो ऐसे तो नहीं जा पाएगा, उसे फिर गवर्नमेंट स्वीकृति चाहिए, है ना, या फिर गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, उसे परमिट बोलते हैं, है ना, परमिट चाहिए होगा तब वो इस क्षेत्र में जा सकता है। तो यहाँ से फिर से लागू हुआ है ये, इस वजह से फिर से न्यूज में है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि PAR में कौन कौन से रेगुलेशंस हैं और किन किन क्षेत्रों पर ये लागू होता है। PAR से तो समझ में आ गया, रेगुलेशन यानी विनियम जो है ये सेट है, मतलब एक रेगुलेशन का सेट है
उद्देश्य भी सीख लिया, विदेशी आगंतुक जो है इनको रेगुलेट करना, विनियमित करना, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है और भारत के और भी अन्य सीमावर्ती क्षेत्र जो है, यहाँ पे ये पीएआर लागू होता है, क्योंकि यहीं से तो आएंगे फिर, है ना, विदेशी आगंतुक कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे, खासतौर से एनईआर में वो जाते हैं। अभी हाल ही में मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में पीएआर पुनः लागू किया गया, ये ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। वैसे तो ये लागू होता है एनईआर पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है और भारत के जो अन्य सीमावर्ती क्षेत्र है, लेकिन अभी हाल ही में कहाँ पे लागू हुआ है, ये भी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में पीएआर को पुनः लागू किया। विदेशियों को पीएआर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होती है, जाने के लिए सरकारी अनुमति चाहिए होती है, ठीक है, एक परमिट चाहिए होता है। उस परमिट के बारे में भी हम लोग कई बार चर्चा किए हैं वैसे, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए जोरावर के बारे में पढ़ते हैं। जोरावर ये स्टेटमेंट में नहीं, ये आपको मैचिंग में काम आएगा, है ना, मैचिंग में काम आएगा। ये क्या है, ये टैंक है, एक टैंक का नाम है, ये कोई मिसाइल का नाम नहीं है, ये कोई आईएनएस का नाम नहीं है, इंडियन नेवल शिप का नाम नहीं है, ठीक है, मैचिंग में काम आएगा। ये इंडियन लाइट टैंक है, हल्के वजन का ये टैंक है, 25 टन इसका वजन है, ठीक। न्यूज में क्यों था, क्योंकि भाई इसको डिजाइन जो किया गया है ये ऊंचाई वाले स्थानों पर वहां पे काम करने के लिए इसको बनाया गया है बेसिकली। तो हाल ही में 4200 मीटर लगभग कितना हो गया, 4.2 किलोमीटर हो गया, इतनी ऊंचाई पर अभी इसका टेस्ट हुआ होगा, परीक्षण हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसको जो डेवलप किया है डीआरडीओ ने और लार्सन एंड टिब्रो, है ना, एलएनटी द्वारा विकसित किया गया है। जोरावर बस इतना याद रखना है, लाइट टैंक है और इसका पर्पज क्या है, उच्च ऊंचाइयों पर काम करने के लिए सक्षम है, ठीक है। यही खास बात है इस टैंक की। पर्वतीय युद्ध क्षमता को मजबूत किया जा रहा है भारत की, ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। न्यूज में एक क्षेत्र है मयोटे, मयोटे एक क्षेत्र का नाम है, पहली बात, ठीक। ये लाई कहाँ पे करता है, पहले ये जान लीजिए। फ्रांसीसी हिंद महासागर क्षेत्र है, हिंद महासागर क्षेत्र है, फ्रांस का यहाँ पे नियंत्रण रहता है, ठीक है। उस क्षेत्र को बोलते हैं मयोटे। मैं मैप लगा दूंगा तो वहां से देख लीजिएगा। हाल ही में चक्रवात, एक नाम है चक्रवात का, चीडो मयोटे से अभी टकराया है, इस वजह से क्षेत्र न्यूज में था। इसको आप लोग जानिए कि ये हिंद महासागर में है और फ्रांस के कंट्रोल में है। मैं मैप से अभी लगा दूंगा, मैप शायद अच्छा मैं बनाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मोजाम्बिक देख रहे हैं, ये इंडियन ओशियन है, ठीक है, ये इंडियन ओशियन है। मेडागास्कर भी देख रहे हैं, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में ये छोटा सा जो क्षेत्र है इसको मयोटे बोलते हैं। ये फ्रांस के कंट्रोल में है, ठीक है, ये फ्रांस के कंट्रोल में। यहाँ पे अभी चक्रवात आया था, इस वजह से न्यूज में था। चलिए एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम लोग और भी सारी चीजें सीखेंगे। किसके बलिदान को याद करने के लिए या फिर उनके सम्मान में तेलुगु विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। अब सीधा आप आइए 1953 पे, है ना, जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाए जा रहे थे, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जा रहा था, ये उसी से संबंधित है, ठीक है। तो एक भाषा तेलुगु भी है ना। इनका नाम आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते ही रहते हैं। इनका नाम है पोट्टी श्री रामालू। आंध्र प्रदेश के सीएम द्वारा घोषणा की गई है कि इनके सम्मान में, पोट्टी श्री रामालू के सम्मान में तेलुगु विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब इनका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि इनका योगदान बहुत रहा है। मद्रास में तेलुगु भाषी राज्य की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, ठीक है। इन्हीं के बलिदान के कारण भारत में भाषाई राज्यों का निर्माण शुरू हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट, ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, 56 दिनों के ये उपवास के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद बहुत भयंकर हिंसा हुई थी, फिर स्टेट में व्यापक हिंसा हुई थी, तो फिर सरकार को करना पड़ा था। सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा 1953 में, और अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण होता है भाषाई आधार पर। आंध्र प्रदेश को ही पढ़ते हैं ना हम लोग, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, तो इन्हीं के बदौलत बना था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। सेंगेन ये जो क्षेत्र है क्या है भाई, पहले सेंगेन क्षेत्र समझते हैं। यूरोपीय संघ हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत एक सीमाहीन क्षेत्र है सेंगेन क्षेत्र। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, मतलब जितने भी सदस्य होते हैं इस क्षेत्र में जो भी मेंबर होते हैं, तो सेंगेन क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी कंट्रीज आती हैं, उन कंट्रीज में क्या होता है, आवाजाही, है ना, ये सब आसान हो जाता है। परमिट वीजा ये सब जरूरत नहीं पड़ती है, निर्बाध यात्रा होती है, ठीक है, आवागमन आसान हो जाता है, रोक टोक नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीमाहीन क्षेत्र। न्यूज में क्या होता कि अभी हाल ही में बुल्गारिया तथा रोमानिया सेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं 1 जनवरी 2025 से। बुल्गारिया और रोमानिया, ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। बुल्गारिया रोमानिया याद रखना, इसको भी हम मैप पे भी दिखा देंगे, काफी चीजें और सीख लेंगे। अब रोमानिया और बुल्गारिया के नागरिक यूरोप में निर्बाध यात्रा
आवागमन कर सकेंगे। तो शेंगन क्षेत्र का मतलब समझ में आ गया कि अगर इस क्षेत्र में कोई लाई करता है, कोई भी कंट्री, या फिर मेंबर बन जाता है, तो फिर यहाँ पे सीमाहीन क्षेत्र वो बन जाता है, वहाँ के नागरिक यूरोप में निर्बाध यात्रा कर सकते हैं। ठीक। रोमानिया और बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन के सदस्य 2007 से ही हैं। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के आप मेंबर हैं तो आप शेंगन क्षेत्र के भी मेंबर हैं। ये अलग अलग चीजें हैं दोनों। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रोमानिया बुल्गारिया तो मेंबर 2007 से ही है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो शेंगन क्षेत्र है ये इसी के अंडर में आता है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के अंडर में आता है शेंगन क्षेत्र, लेकिन इसकी अलग मेंबरशिप होती है यूरोपियन यूनियन की, और शेंगन क्षेत्र की अलग होती है। तो अभी हाल ही में शेंगन क्षेत्र के मेंबर हुए हैं बुल्गारिया और रोमानिया, और यूरोपियन यूनियन के तो वो पहले से ही थे। ठीक है, तो ये भी देख लिया, शेंगन क्षेत्र के मेंबर ये पहले नहीं थे तो अब हो गए। शेंगन क्या है? शेंगन एक गांव का नाम है बेसिकली। यहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे, है ना, कन्वेंशन हुए थे। लग्जमबर्ग के एक छोटे से गांव का नाम है शेंगन, जहाँ पे शेंगन समझौता 1985 हुआ और शेंगन कन्वेंशन 1990 में ही हुआ। ठीक है, यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए थे, तो वहाँ पे ये सारी बातें हुई होंगी। ठीक है, इन समझौता पर जो भी हस्ताक्षरी होता है, जो भी सिग्नेटरी होता है, उसके उपरांत क्या होता है, देशों के बीच आंतरिक सीमा जांच समाप्त कर दी जाती है। तभी तो आवागमन जो है वो आसान हो जाता है ना, निर्बाध यात्रा हो जाती है नागरिक की। ठीक है, तो ये ईयर याद रखना। ठीक है, शेंगन समझौता 1985, शेंगन कन्वेंशन 1990। पर्पज आप समझ लिए कि यहाँ पे अगर मेंबरशिप ले लिए तो आपको क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, और ये यूरोपियन यूनियन से अलग नहीं है, उसी का क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत आता है। स्टेटमेंट में गलत कराने के लिए वो अलग अलग लिख सकता है। क्लियर? चलिए अब देखिए, ये कोई छोटा सा क्षेत्र तो है नहीं, है ना। शेंगन एरिया जो है वो एरिया ऑफ 29 कंट्रीज, 29 कंट्रियों का ये एरिया है, यानी यूरोपियन यूनियन तो आता ही आता है इसमें, है ना। और जो मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन के, वो भी शेंगन क्षेत्र के मेंबर हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछेगा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर तमाम हम लोग स्टेटमेंट बना सकते हैं कि शेंगन क्षेत्र के लिए, शेंगन क्षेत्र की मेंबरशिप पाने के लिए आपको ईयू का मेंबर होना पड़ेगा। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, वो यहाँ से हम लोग यहाँ से प्रूव करेंगे। क्लियर है? देखो इसको सीखिए। अभी हम लोग सीखा 29 कंट्रियों का ये क्षेत्र है शेंगन क्षेत्र, जिसमें से 25 कंट्रीज ऐसी हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं ही, और 4 कंट्री ऐसी भी हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है, तब भी शेंगन क्षेत्र, लेकिन शेंगन क्षेत्र के मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा कि शेंगन क्षेत्र के लिए यूरोपियन यूनियन का मेंबर होना जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट के लिए सीख लिया ना। ये 4 कंट्री कौन सी है जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है लेकिन शेंगन क्षेत्र के मेंबर है? जैसे आइसलैंड है, ध्यान रखना, आइसलैंड यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है। लिंचेस्टीन यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है लेकिन शेंगन क्षेत्र का है। नॉर्वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है लेकिन शेंगन क्षेत्र का मेंबर है। स्विट्जरलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है लेकिन शेंगन क्षेत्र का है। तो 4 कंट्री ये हो जाती है, टोटल हो जाती है 29। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्लियर? चलिए, हाँ अगर पूछा जाए, देखो लगभग पूरा ही यूरोप कवर हो गया ना, लगभग पूरा ही यूरोप कवर हो गया। फिर भी पूछ ले कि कौन कौन से कंट्रीज हैं जो शेंगन क्षेत्र के मेंबर नहीं है, है ना। तो साइप्रस लगा देना। साइप्रस तो एक आइलैंड का नाम है भूमध्य सागर में। साउथ साइप्रस और आयरलैंड, ये 3 कंट्री शेंगन क्षेत्र के भाग नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन एक बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लैक सी देख रहे हैं, ब्लैक सी के देखो बगल में आप रोमानिया को देख रहे हैं, बॉर्डर शेयर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। बुल्गारिया देख रहे हैं, ये भी बॉर्डर शेयर हो रही है इसकी ब्लैक सी से। यूक्रेन देख रहे हैं, यूक्रेन की भी बॉर्डर होती है बिल्कुल। कीव आइलैंड भी हम लोग पढ़ते हैं, कीव आइलैंड तो पूरा ब्लैक सी में ही रखा है। तो यहाँ पे देखो मैपिंग से क्वेश्चन क्या बनता है, मालडोवा के बारे में। मालडोवा ब्लैक सी को टच नहीं करता है। जब भी ब्लैक सी से बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछा जाता है ना, तो मालडोवा हमेशा ऑप्शन में आपको दिखेगा। मालडोवा ध्यान रखना है, बहुत दूर है। खैर मालडोवा का एक पोर्ट जरूर है, मालडोवा का एक पोर्ट ब्लैक सी में जरूर है, लेकिन वो उसकी जमीन नहीं है, वो हो सकता है यूक्रेन की जमीन है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो मैं मार्क किया हूँ ये यूक्रेन का हिस्सा है और इसका पोर्ट यहाँ पे है। लेकिन मालडोवा जो कंट्री है वो बॉर्डर शेयर नहीं करती। यही मैपिंग का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। रोमानिया बुल्गारिया ब्लैक सी को टच करती। कैपिटल सीख लीजिए जल्दी से, लगे हाथ यहीं पे। रोमानिया की बुकारेस्ट है और बुल्गारिया की सोफिया है। यहाँ पे ये चीज हम लोगों ने अभी सीखी, मालडोवा देश जो है ये ब्लैक सी को टच नहीं करता है। ओके, लेकिन मालडोवा का एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है, पोर्ट है, जो ब्लैक सी के तट पर स्थित है। तो इससे ये मत समझ लेना कि ब्लैक सी को बॉर्डर शेयर होती है मालडोवा की। ठीक है, चलिए यहाँ से भी 2 स्टेटमेंट वो बना सकता है,
है ना, बॉर्डर शेयर के बारे में। तो दूसरा स्टूडेंट जब लिखेगा वो पोर्ट के बारे में कि ब्लैक सी के तट पर स्थित है, तो वो लगने लगेगा फिर मोल्डोवा देश भी बॉर्डर शेयर करता है, बट ऐसा नहीं है। चलिए मोल्डोवा के संबंध में अन्य तथ्य देखते हैं, क्योंकि ये न्यूज में भी था अभी, है ना। इसका स्क्रीनशॉट मैंने भेजा था टेलीग्राम पे, आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा। अभी हाल ही में मोल्डोवा ने नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला। ठीक है, मोल्डोवा के बारे में सीख लिया ना बहुत सारी चीज़ें। यूक्रेन और रोमानिया की सीमा से लगा है, ये भी हम लोगों ने अभी देखा। यूक्रेन और मोल्डोवा की सीमा से लगा है, बुल्गारिया से नहीं। मैप माइंड में याद रखना। और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल रुद्ध देश है। ठीक, यहाँ पे 2 रिवर हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक रिवर का नाम है पुरुत और दूसरी रिवर का नाम है डेनेस्टर। पुरुत और डेनेस्टर नदियों के मध्य मोल्डोवा का अधिकांश भाग स्थित है, यानी 2 नदियों के बीच में पूरा मोल्डोवा बसा है लगभग। मोल्डोवा में एक क्षेत्र है, ये मोल्डोवा का ही भूमि है, ठीक है, लेकिन उस भूमि पर कंट्रोल नहीं है मोल्डोवा का। वहाँ पर रूसी आर्मी रहती है और रूस का वहाँ पे कब्जा है, ठीक है, नियंत्रण है। उस क्षेत्र का नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए ध्यान रखना, ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा से विभाजित एक क्षेत्र है जिस पर रूसी समर्थक अलगाववादियों का नियंत्रण है। ठीक है, ये यूएसएसआर जब हुआ करता था उस टाइम की बात है, ये तभी से कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो चर्चित स्थल के बारे में पूछा जाता है ना, तो इसका नाम ध्यान रखना। ट्रांसनिस्ट्रिया पूछे कहाँ पे, मोल्डोवा लगा देना। चलिए अब जल वाहक योजना के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल जो हम लोग वाटर वेज पढ़ते हैं ना, जल मार्ग पढ़ते हैं, अब तो बहुत सारे हो गए। अब तो 111 नेशनल वाटर वेज की घोषणा हो चुकी है अब तक। मेन जो है वो हम लोग 5 ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आवाजाही है माल की ढुलाई है, तो वाटर का भी यूज करना चाह रही है गवर्नमेंट, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जल मार्गों का यूज हो सके, ताकि ट्रेन पे भी बर्डन कम पड़े, रोड पे भी बर्डन कम पड़े। थोड़ा पानी के रास्ते से माल की आवाजाही हो तो वो ज़्यादा सही है। ठीक है, खर्चे भी कम आते हैं, है ना, वाटरवेज के खर्चे भी कम आते हैं। अंतर्देशीय जलमार्गों की वाणिज्यिक क्षमता का दोहन करना है। ठीक है, जो हमारे पास इतने सारे जलमार्ग हैं तो उसको यूज करना चाहिए। अभी जो रिसेंट में हुआ है जलवाहक योजना के अंतर्गत 3 नेशनल वाटरवेज पर यहाँ पे काम शुरू मतलब किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा से कहाँ तक है भाई, जल्दी से बताइए। वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र मेन नदी जो है ये ना, और नेशनल वाटरवे 16 ये बराक पर है। अब ये आपको बताना है कि 1 जो है वो गंगा रिवर पे तो है ही, ठीक है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है। इन जल मार्गों पर माल ढुलाई को प्रोत्साहित करेगी ये स्कीम। ठीक है, जलवाहक योजना को, क्योंकि ये बड़ी बड़ी नदी है, चौड़ी नदी है, तो यहाँ पे दिक्कत होगी नहीं और पानी भी रहता है। 2030 तक माल ढुलाई 200 मिलियन टन तक करना है और 2047 तक 500 मिलियन टन तक करना है। ये लक्ष्य रखा गया है इस स्कीम का। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है IWAI, इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। और अभी हमारा जो नौगम्य जलमार्ग है पूरा, अगर रास्ते की बात करें, पूरी लेंथ की बात करें, सारी नदियों को मिला के, तो वो इतना बनता है 14,500 किलोमीटर। ये इतना अभी है हमारे पास अवेलेबल, तो इसी का दोहन किया जाएगा। ठीक है, यही प्लान गवर्नमेंट का। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2006 भी याद रखना। ठीक है, अधिनियम 2006 का है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम। इसके तहत 111 जलमार्गों को न्यू वाटरवेज घोषित किया गया है। ठीक है, जिसमें से 5 तो है ही जो हम लोग मेजर पढ़ते हैं और 106 नए हैं, टोटल मिला के हो जाते हैं 111। कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किसान कवच क्या है? किसान कवच, अब उसको कपड़े पहना देना है ऐसे ताकि उसकी स्किन सेफ रहे, क्योंकि वो खेलता रहता है ना फर्टिलाइजर से, कीटनाशक से। भारत का पहला कीटनाशक रोधी ये बॉडी सूट है। ठीक है, सूट है एक तरीके से जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर से किसानों की त्वचा को बचाएगा। ओके, अगर फर्टिलाइजर या फिर केमिकल की बात करें, कीटनाशक की बात करें, तो ये डेटा देखिए, ये FAO जो है इसके अनुसार है। भारत ने 2020 में 61,000 टन कीटनाशक का उपयोग किया और भारत अपने उपयोग से 4 गुना ज़्यादा कीटनाशक उत्पादन करता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है फर्टिलाइजर की, है ना, और केमिकल्स की। तो ये बहुत ज़रूरी है, किसान की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। कीटनाशी से होने वाली मृत्यु सबसे अधिक दक्षिण एशिया में ही है, और दक्षिण एशिया में तो देख ही रहे एग्रीकल्चर ठीक ठाक होता है। कुछ और फैक्ट पढ़ लिए यहाँ पे देखिए। कृषि जो है वो कौन सी लिस्ट में आती है? कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में, या फिर यूनियन लिस्ट में? ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, और कीटनाशक अधिनियम भी आप लोग जानिए यहीं पे 1968 हो जाएगा।
दो चार बातें थी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में देखते हैं अब। एक शब्द मानसरोवर भी लिखा है, मानसरोवर झील के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसको देख लेंगे, और कैलाश माउंटेन के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, आस्थाएं जो है पहले वो देख लेते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता क्या है कि यहाँ पे कैलाश शिखर पर जो है वो भगवान शिव जी का ही वास स्थल है। ठीक है, और जैन धर्म की क्या मान्यता है कैलाश माउंटेन को लेके? जैन धर्म इसको अष्टपद पर्वत के नाम से मानते हैं। ठीक है, जहां पर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। तो ये दो धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं कैलाश माउंटेन को लेके। अब मानसरोवर झील, तमाम क्वेश्चन इससे तो पूछे गए ना, ज्योग्राफी में पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछते क्योंकि बहुत फैक्चुअल, बहुत बेसिक हो गया है। सतलज रिवर हो या फिर इंडस रिवर हो या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर हो, है ना, सोर्स यही है, कैलाश माउंटेन ही है। कैलाश माउंटेन में सोर्स है, ग्लेशियर्स तो वही है, उसका पानी फिर यहाँ पे मानसरोवर झील में आता है। उसी से सटी हुई एक और झील है राकास्ताल, है ना, तो फिर वहीं से ओरिजिनेट होती हैं सारी नदियां। मानसरोवर लेक है कैलाश पर्वत के निकट स्थित एक लेक है, और यहाँ पे इसकी मान्यता भी क्यों है? इस वजह से आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए इसको पवित्र स्थल माना जाता है, इसलिए आप पूरा नाम यहाँ पे देख रहे हैं कैलाश मानसरोवर। जाने का रास्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पासेस जो है दर्रे, एक रास्ता लिपुलेख दर्रा हो गया उत्तराखंड में, और दूसरा रास्ता नाथुला दर्रा। ये तो अभी ओपन किया था शायद 2015-16 की बात है ना, इस पर तो काफी बवाल भी हुआ था। सिक्किम में नाथुला दर्रा और उत्तराखंड में लिपुलेख। ठीक है, ये जाने का रास्ता है। यात्रा को भारत का विदेश मंत्रालय और चीन सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये देखिए, ये टेलीग्राम पे भेजा था ना, पिपलांतरी मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एक गांव का नाम है पिपलांतरी, ठीक है, राजस्थान का गांव है, और इस गांव के जो सरपंच हैं या फिर ग्राम प्रधान हैं, इन्होंने क्या किया है कि एक स्कीम प्रारंभ की है, एक पहल, स्कीम नहीं बोलना चाहिए, इनिशिएटिव बोलना चाहिए। प्रत्येक बालिका के जन्म पर 111 वृक्ष लगाने की पहल इन्होंने आरंभ की थी। अब ये प्रथा ही बन गई है क्योंकि बहुत पहले से ये चल रहा है, क्योंकि अभी तक इस पहल के कारण, है ना, अभी तक 40 लाख वृक्ष लगाए जा चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत ग्रेट काम है इनका, सरपंच का इनिशिएटिव जो है। ये इनिशिएटिव इन्होंने क्यों लिया? संगमरमर खनन के कारण हुई पर्यावरणीय क्षति, वन का उन्मूलन जो हुआ, आर्थिक गिरावट जो हुई, इसके कारण इन सरपंच की जो लड़की थी इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी से ये आहत हो गए थे। तो इन्होंने कुछ खोया लेकिन बहुत कुछ पा भी लिया। देखो इनके एक इनिशिएटिव से कितनी सारी चीजें यहाँ पे सुधर गई हैं। कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है ना, जल स्तर में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, पेड़ बहुत सारे लग गए हैं ना, तो यहाँ पे वाटर लेवल जो था वो भी इंक्रीज हो गया, और वहाँ का जो तापमान था, ऑब्वियसली पेड़ पौधे रहेंगे तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, 3 से 4 डिग्री तक यहाँ पे घटोतरी हुई है। इसका जिक्र देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को संपूर्ण देश में सेक्रेड फॉरेस्ट यानी पवित्र उपवन जो है इनके संरक्षण के लिए व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया, जो निर्णय पिपलांतरी मॉडल से प्रेरित था। इस वजह से इस गांव का जिक्र हुआ, और ये जो इतना अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे चल रहा था वो हम लोग के सामने आ रहा है। पहले हम लोग थोड़ी ना जानते थे इस गांव के बारे में, है ना। अब थोड़ा सा सीक्रेट फॉरेस्ट के बारे में जान लेते, पवित्र उपवन के बारे में जान लेते। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, यार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको कई बार, है ना, ज्योग्राफी में पढ़े ही हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पवित्र लिखा है तो समझ में आ जाता है कि यार ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये कहीं ना कहीं जो बहुत पुरानी वनस्पतियां होती थी, है ना, उनके अवशेष जो बचे हैं उनको पूजा जाता है हमारे धर्म में। तो इन वनस्पतियों पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनकी संस्कृति, धार्मिक विश्वासों के कारण इनको संरक्षित किया जाता है ना, काटने नहीं देते हैं पेड़ पौधों को, उनकी पूजा भी की जाती है। अलग अलग राज्यों में इन उपवनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, ठीक है। जैसे एक देववन के नाम से है, ये जो सीक्रेट फॉरेस्ट होते हैं, पवित्र उपवन होते हैं, उनका जो लोकल नाम है हिमाचल प्रदेश में देववन के नाम से। तो ये मैचिंग में पूछा जाएगा, तो देववन कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश में। सेक्रेट फॉरेस्ट देवारू काड़ू के नाम से ये कर्नाटक में फेमस है, ठीक है। सरना जो है मध्य प्रदेश का है। देवराई महाराष्ट्र में बोला जाता है। लिंगदो मेघालय में बोला जाता है सेक्रेट फॉरेस्ट को। ग्राम धान ये वेस्ट बंगाल में बोला जाता है। काबू केरल में बोला जाता है। ओरान राजस्थान में बोला जाता है। उमंगलाई मणिपुर में बोला जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में बोला जाता है। और पवित्र ये पविथरावन है ना, पविथरावन ये आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। 4 ऑप्शन बना देगा मैचिंग के लिए, आपको लगाना पड़ेगा। देववन कई बार पूछा है, देववन पूछा जा चुका है, देवभूमि भी पूछा जा चुका है, उमंगलाई भी पूछा जा चुका है। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, ठीक है, तो आपको सारे याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, एनडीपीएस एक्ट 1985 का है ना। एनडीपीएस एक्ट किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? 1985 में हुआ था। एनडीपीएस यानी ये जो स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ जो है, नार्कोटिक ड्रग एंड
साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ध्यान रखना। चलिए गोलन हाइट के बारे में पढ़ते हैं। इसको भी मैंने स्क्रीनशॉट दिया था टेलीग्राम पे रिवाइज करने के लिए, आपको न्यूज में है। गोलन हाइट कहाँ पे है? ये बेसिकली सीरिया का भाग है ना। सीरिया का पहाड़ी क्षेत्र है जिस पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। कुछ क्षेत्र जो है वो सीरिया के पास में है। तो इसराइल ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी जनसंख्या को दुगुनी करने की योजना की घोषणा की है, इस वजह से न्यूज में आया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं गोलन हाइट के बारे में। 1200 स्क्वायर किलोमीटर का ये पहाड़ी क्षेत्र है साउथ वेस्टर्न सीरिया में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हिस्टोरिकल थोड़ा। 1967 में 6 डे वॉर स्टार्ट होता है। 6 दिन का जो युद्ध होता है, इसमें इजराइल द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। किस क्षेत्र पे कब्जा है, कितने हिस्से तक, वो भी हम लोग मैप पे देखेंगे। फिर 1974 में इजराइल और सीरिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत योम किप्पुर युद्ध के बाद युद्ध विराम हो गया। इसका नाम आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। योम किप्पुर युद्ध 1974, इस युद्ध के बाद यहाँ पर समझौता होता है और ये जो वार जो है वो खत्म हो जाती है। फिर 1981 में इजराइल ने फिर कब्जा कर लिया और 2019 में यूएसए ने इजराइल की जो सोवरेनिटी थी इसको स्वीकार भी कर लिया था। तो फिर इजराइल और मजबूत हो गया। तो वो वापस थोड़ी ना आएगा, है ना। जितने क्षेत्र पर कब्जा किया वो वापस रिट्रीट तो नहीं होगा। वर्तमान में यह क्षेत्र यूएन द्वारा 20 सैन्यकृत क्षेत्र में विभाजित है और दोनों देशों की सेनाएं एक पृथक्करण जोन बना दिया है। इसी पृथक्करण जोन के द्वारा ही अलग है दोनों देशों की सेनाएं, ठीक है। वर्तमान में इशू अभी कंटिन्यू है, चल ही रहा है। इसको देख लेते हैं थोड़ा। आपको लेबनान दिख रहा है, इसराइल दिख रहा है, सीरिया दिख रहा है। ये जो मैं मार्क किया हूँ ये पूरा हिस्सा रेड कलर से कर दे रहे हैं, ये पूरा गोलन हाइट है। और ये पूरा क्षेत्र ये सीरिया का क्षेत्र था बेसिकली, ठीक है। और जितने पे डैश डैश आपको लाइनें दिख रही हैं, ये क्षेत्र कब्जा है इसराइल के द्वारा। और ये जो डार्क में है, ब्लैक कलर से डार्क में है, ये सीरिया के कब्जे में है। तो छोटा हिस्सा सीरिया के कब्जे में है, ज्यादा हिस्सा इसराइल के कब्जे में है। इस लेक का नाम याद रखना, ठीक है। इस लेक के बारे में पूछा जाता है, जिसको बोला तो वैसे जा रहा सी ऑफ गैलीली, ध्यान रखना। ये कहाँ पे? इसराइल में, गोलन हाइट से सटा हुआ है। अब यहाँ पे देखो मैप से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लेना और समझ लेना। गोलन हाइट जो है वो देखो लेबनान से बॉर्डर शेयर कर रही है। सीरिया इसराइल तो भूलना ही नहीं है, है ना। सीरिया इसराइल और जॉर्डन से भी टच होता है, यानी चारों देशों से घिरा हुआ है गोलन हाइट, ठीक है। चलिए पेंगुलिन फिर से हम लोग पढ़ेंगे यार। बड़ा विचित्र ये प्राणी है ना, विचित्र कह लीजिए या फिर इसकी बदकिस्मती कह लीजिए। नाइजीरियाई अधिकारियों ने, क्या अभी न्यूज में क्या है, नाइजीरियाई अधिकारियों ने लगभग 2 टन से ज्यादा पेंगुलिन के जो त्वचा कवच होते हैं ना, अभी इमेज में दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। उनके स्किन के ऊपर स्केल्स रहते हैं, है ना, स्केल्स रहते हैं, उनको त्वचा कवच भी बोलते हैं। इतने स्केल जब्त किए हैं, मतलब 2 टन स्केल, मतलब समझ रहे हो यार कितनी पेंगुलिन को मार दिया होगा इन लोगों ने, है ना। अब पेंगुलिन के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है, पेंगुलिन के बारे में भी। बदकिस्मती ये है इसकी कि वर्ल्ड मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल है ये। ट्रैफिक का मतलब तस्करी जिसकी की जाती है। और मैमल है इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मैमल की वजह से पूछा जाता है। मैमल अपने आप में ये विचित्र प्राणी होते हैं, है ना। मैमल यानी स्तनधारी जो जीव होते हैं। अफ्रीका में या फिर एशिया में इनका मांस और पारंपरिक चिकित्सा के लिए इनकी सल्क जो है, यानी स्किल जो स्किन पे होते हैं इनके, ये इनकी बहुत मांग होती है और बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। इस वजह से इनकी तस्करी बहुत ज़्यादा होती है। ये रात्रिचर प्राणी है। चींटी और दीमक इनका भोजन है। चींटी एंटीटर भी बोल सकते हैं, वैसे एंटीटर अलग जानवर है, लेकिन ये भी चींटियों को खाता है, दीमक भी खाता है। इसको स्केली एंटी ईटर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर स्केल होते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हो, है ना, इतने मजबूत होते हैं वो। इसकी इमेज में लगाया था, कहाँ गया? अच्छा ठीक है, नीचे प्रोटेक्शन लेवल देखिए। प्रोटेक्शन लेवल तो तगड़ा है ही, लेकिन फिर भी हो रहा है ना तस्करी। इससे फर्क क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। साइट्स के तहत देखेंगे तो इनका व्यापार पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। IUCN की रेड लिस्ट देखेंगे तो शेड्यूल 1 में है। सॉरी, शेड्यूल 1 नहीं होना चाहिए, एनेक्सर 1 होना चाहिए। मैंने शेड्यूल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पर इतना समझ में आना चाहिए कि एनेक्सर 1 हो या फिर शेड्यूल 1 हो हमारा 1972 का। ये जो है ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हमारा वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, इसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है इस जानवर को। और शेड्यूल 1 का अपने आप में बहुत बड़ा यहाँ पे सिग्निफिकेंस होता है। शिकार नहीं कर सकते आप, अगर जो जानवर शेड्यूल 1 में, जेल हो जाएगी तुरंत। व्यापार नहीं कर सकते, किसी प्रकार का उपयोग प्रतिबंधित होता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन लेवल हो गया। देखो ये है पेंगोलिन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इनको बोलते हैं स्केल,
सल्क, इन्हीं की तस्करी होती है, यही मार्केट में बिकता है। तो ठीक है, ये पेंगुलिन हो गया। चलिए क्वेश्चन कीजिए। विरासत साड़ी महोत्सव 2024, नहीं, विरासत साड़ी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में। मैं बस इस वजह से इस क्वेश्चन को डाला हूँ क्योंकि ये जो क्षेत्रीय बुनाई, ये जो कला है ना, इनको जानना चाहिए। जैसे हम लोग बनारसी साड़ी के बारे में पढ़ते हैं, बड़ी महंगी आती है क्योंकि इन पर कारीगरी इतनी बढ़िया से होती है। एक पैठड़ी है, ठीक है, क्षेत्रीय बुनाई कला है ये। पैठड़ी, कांचीपुरम, बनारसी और पटोला, इनके नाम याद रखना। चलिए राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में पढ़ते हैं और चौधरी चरण सिंह साहब के बारे में भी पढ़ते हैं। 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष ऑब्जर्व किया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। किनके सम्मान में? चौधरी चरण सिंह के, उनके कृषि, ग्रामीण विकास, किसानों के विकास के योगदान के लिए किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी हम लोग जानते थे। 2001 से मनाया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये तो हमने डे पढ़ लिया 23 दिसंबर, और बाकी जो इनका योगदान है इनको देख लीजिए। विकेंद्रीकरण पर इन्होंने जोर दिया, लोकल गवर्नेंस पर इन्होंने जोर दिया है, इसको बढ़ावा दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी इन्होंने वकालत की है। ठीक है, मैं एक पेज शायद मिस कर दिया, ये डबल लग गया। अच्छा, यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ तक हो गया था ना एमएसपी की वकालत की। ऋण राहत विधेयक 1939 का जो ड्राफ्ट है ना इस विधेयक का, बिल का, इन्हीं ने बनाया था, इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। किसानों को साहूकारों से मुक्ति इन्होंने दिलाई क्योंकि काम ही पूरा कर रहे थे किसानों के लिए। चकबंदी अधिनियम 1953 इन्हीं की देन है। उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1952 इन्हीं ने पेश किए है ना। नाबार्ड की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जहाँ पे भी आपको देखो किसानों से संबंधित इंस्टीट्यूशन दिख रहे हैं या फिर एक्ट दिख रहे हैं, है ना, या फिर डेवलपमेंट दिख रहा है। ग्रामीण विकास विभाग को मंत्रालय का दर्जा दिलाया। ठीक है, तो ये इनका योगदान है। इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इनकी, इनको भी ध्यान रखिए, मैचिंग में पूछा जा सकता है, हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। जमींदारी उन्मूलन के नाम से किताब है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इंडिया पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशंस इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। प्रिवेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ होल्डिंग बिलो अ सर्टेन मिनिमम, ये इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में। कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्स रेड, ठीक है, एक्स रेड, इन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ ही किताब लिखी थी, है ना। इसके बारे में बड़ी अच्छी हिस्ट्री है, पढ़िएगा कभी समय मिले तो। कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्स रेड, ये सारी किताबें चौधरी चरण सिंह के, मतलब उन्होंने लिखी थी। 2024 में भारत रत्न भी दिया गया। अभी आपने देखा ना, 5 लोगों को दिए गए थे 24 में भारत रत्न दिए गए। एक नाम चौधरी चरण सिंह साहब का भी है, एक कर्पूरी ठाकुर है, फिर दूसरे स्वामीनाथन है, तीसरे नरसिम्हा राव साहब और एल के आडवाणी। ये भी हम लोगों ने साथ में सीखा था कि 1, 2, 3 और 5 ये मरणोपरांत मिले हैं इनको, ठीक है, भारत रत्न। और ये अभी जीवित है ना, कि निपट गए। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी है मेरठ में, बेसिकली ये मेरठ के ही थे, ठीक है, इनकी जन्मस्थली मेरठ है। चलिए हो जाएगा ना ये। अब आते हैं और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जिसे बोलते हैं NEC, उत्तर पूर्वी परिषद। जोनल काउंसिल पढ़ते हो, जोनल काउंसिल, ठीक है। एक हम लोग इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ते हैं, इंटर स्टेट, आर्टिकल 263 में, है ना। जोनल काउंसिल का कोई आर्टिकल पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। क्यों नहीं पढ़ते हो? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक बॉडी नहीं है, इसलिए आर्टिकल नहीं पढ़ते हो। इसका तो एक्ट पढ़ते होगे कोई, है ना। और जो एक्ट से बनती हैं जो संस्थाएं, उन्हें संवैधानिक बॉडी नहीं बोलते, उन्हें सांविधिक बॉडी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। चलिए, ये बेसिक था, समझाना जरूरी था क्योंकि आगे काम आएगा। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है NEC, हाल ही में अगरतला कैपिटल है त्रिपुरा की, यहाँ पे बैठक हुई है, सेशन हुआ है, ठीक है। 72वां सेशन था ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। चाहे वो जोनल काउंसिल हो या फिर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हो, इनके जो चेयरमैन होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। मैं दोनों को अलग अलग क्यों बोल रहा हूँ कि जोनल काउंसिल का चेयरमैन होम मिनिस्टर होते हैं और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के भी चेयरमैन होम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जोनल काउंसिल अलग है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल अलग है। पर्पस दोनों की सेम है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है ये जोनल काउंसिल में नहीं आती है, ठीक है, जोनल काउंसिल में नहीं आती। इसको अलग से बनाया गया था, सेपरेट बनाया गया था, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए अलग से बनाया गया था, जो जोनल काउंसिल में ऐड नहीं है। जो जोनल काउंसिल है हमारे देश में वो 5 हैं, आप इसको जोड़ के 6वीं जोनल काउंसिल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ये अलग है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट में, वो यहाँ पे हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। NEC के बारे में जल्दी से पढ़ लीजिए पहले, यह एक जोनल काउंसिल नहीं है,
माइंड में घुसा लेना, जोनल काउंसिल नहीं है। और यह कोई संवैधानिक संस्था भी नहीं है, क्योंकि कोई आर्टिकल नहीं है। यह एक कैसी बॉडी है? यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। जोनल काउंसिल भी स्टैट्यूटरी बॉडी है और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि दोनों के अलग अलग अधिनियम है, एक्ट के तहत बनी है। दोनों के एक्ट अभी हम लोग पढ़ लेंगे। आप एनईसी को स्टैट्यूटरी रीजनल प्लानिंग बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है। काम क्या रहता है इन सभी का? सामाजिक विकास करने के लिए बनाई जाती है ना, आर्थिक विकास करने के लिए बनाई जाती है। वही जोनल काउंसिल का भी काम है, और वही नॉर्थ ईस्ट, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जो बनी है एनईसी, है ना, तो एनईसी का भी वही काम है। हेडक्वार्टर कहाँ पे एनईसी का? शिलोंग में है, मेघालय में। देखो एनईसी का जो स्थापना हुई है वो हुई है एनईसी एक्ट जो है 1971। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। एनईसी का गठन हुआ है 1971 के अधिनियम से, और अधिनियम से अगर हुआ है तो ये कैसी बॉडी हो गई? सांविधिक बॉडी हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। ठीक, क्लियर है। अब जोनल काउंसिल के बारे में जल्दी से देखिए। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि इसका भी कोई आर्टिकल नहीं है। ये कैसी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि जोनल काउंसिल जो है ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इनका गठन किया गया था। और एनईसी का गठन आपने देखा, ये अलग इनका सेपरेट एक्ट है, ठीक है, सेपरेट एक्ट है एनईसी एक्ट 1971। यानी जोनल काउंसिल के बहुत बाद ये एनईसी का गठन किया गया 1971 में। इनका तो 1956 में ही हो गया था जोनल काउंसिल का, ठीक है। 5 जोनल काउंसिल हैं भारत में। उत्तरी जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ये उत्तरी हो गई, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, एक बीच में बना दो। ये 5 जोनल काउंसिल है, ठीक है। नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न, ये 5 जोनल काउंसिल है। चलिए इसको देखिए। 55वां सेशन हुआ है अभी जीएसटी परिषद बैठक का। भाई टैक्स पर टैक्स बढ़ रहा है ना, पॉपकॉर्न पर भी टैक्स लगने लगा है। तो बैठक में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इन्हीं को देख लेते हैं, ठीक है। जो पॉपकॉर्न का चल रहा था वो भी अभी हम लोग सीखेंगे कि उसको क्यों मतलब टैक्स के दायरे में लाया गया। ये मीटिंग का डिसीजन जो है, या फिर काउंसिल का डिसीजन बोल लीजिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है इनको देखिए। जीएसटी परिषद को हेड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करता है। और जीएसटी परिषद जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। संविधान संशोधन हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो, 101वां संविधान संशोधन हुआ था, और 279A एक आर्टिकल अलग से जोड़ा गया था, उसी के तहत जीएसटी परिषद का गठन होता है ना। तो ये कैसी बॉडी होगी? ये संवैधानिक बॉडी होगी। मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए गए, खैर ये जो मीटिंग होती है ये मतलब जीएसटी परिषद के जो भी सिफारिश रहती हैं या फिर जो भी यहाँ पे डिसीजन रहते हैं ये बाध्यकारी नहीं रहते हैं गवर्नमेंट पर, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। अब डिसीजन देख लेते हैं या फिर सिफारिश देख लेते हैं। यहाँ पे जीएसटी काउंसिल में निर्णय लिया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी जो ईवी है इन पर भी अब हम 12% से बढ़ाकर 18% जीएसटी ले रहे हैं। तो 12 से 18 कर दिया गया ईवी पर। ये ध्यान रखना, एक बात ये सीख लिया आपने। ऐसे पूछेगा ना स्टेटमेंट में कि अभी ये बैठक जो हुई है वो कौन से नंबर की? 55वीं है। कुछ बातें यहाँ पे डिसीजन की लिख देगा। ईवी पर जीएसटी कितना लग रहा है? 18%। पहले कितना था? 12। कच्चा तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, एयरक्राफ्ट टर्बाइन फ्यूल हो, एटीएफ बोलते हैं, और या फिर नेचुरल गैस हो, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया, ठीक है। 5 प्रोडक्ट हो गए ना, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और नेचुरल गैस, 5 प्रोडक्ट हो गए। इनको बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि भाई इन पर तो अलग से ही टैक्स लगता ही है ना। 5 प्रोडक्ट पर, ये जो 5 प्रोडक्ट हैं इन पर राज्य सरकारें बैठ के नाम से टैक्स वसूलती हैं और केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क लगाती है ना। तो जीएसटी लगाने का क्या मतलब? किसानों के लिए यहाँ पे सिफारिश की गई है। किसानों द्वारा सीधे आपूर्ति की जाने वाली काली मिर्च और किशमिश को जीएसटी से छूट दी गई है। सीधे आपूर्ति का मतलब है कि पैकेट में बंद ना करके वो बेचें किसान लोग। ऐसे ही अगर सीधा बेचते हैं मंडी अंडी में, है ना, तो उनको फिर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है कि कैरामेल पॉपकॉर्न, इसी कैरामेल पॉपकॉर्न के कारण ये वायरल हो गई थी, है ना। कैरामेल पॉपकॉर्न का मतलब है कि जो नॉर्मल पॉपकॉर्न रहता है ना, उस नॉर्मल पॉपकॉर्न के ऊपर चीनी का कोटिंग कर देते हैं तो वो मीठा लगने लगता है। और आपने कोट किया इसका मतलब आपने क्या कर दिया? आपने वैल्यू ऐड कर दिया। तो वैल्यू ऐड करेंगे तो भाई पर टैक्स तो लगना ही लगना है ना, लगना ही लगना है। अनाज पर टैक्स नहीं लगता है ना, अनाज के उत्पादन पर टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अनाज से बिस्कुट बना रहे हो ना, बिस्किट बनाओगे तो भैया टैक्स तो लगेगा। वही चीज़ है यहाँ पे। पॉपकॉर्न कोटेड विथ शुगर जो होता है इसे बोलते हैं कैरामेल पॉपकॉर्न। इसी पर यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया है 18% का। 18% जीएसटी इस पर भी लगेगा। खासतौर से ये सब वहाँ पे मिलते हैं यार, है ना। मॉल जाते होगे या फिर थिएटर में जाते होगे मूवी वूवी देखने, वहाँ पे मिलता है। नमक और मसाले वाला पॉपकॉर्न जो है इन पर 5% जीएसटी लगेगा। अगर
पैकेड नहीं है ना, लेबल नहीं लगा है उस पर, बंद डिब्बे में नहीं है ना, तो फिर 5% है। अगर भैया पैक्ड है और लेबल भी लगा है किसी कंपनी का तो फिर 12% का जीएसटी है। तो कुल मिला के सभी प्रकार का जो पॉपकॉर्न है उस पर लग रहा है आपका जीएसटी। अब यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के बारे में डिस्कस हो ही गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल के फॉर्म में है, ये 279A में उल्लेख है इसका, और ये 279A बाद में जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के माध्यम से 101 में जो हुआ था 2016 में, ठीक है। जीएसटी संबंधी सिफारिशें ये काम करती है, इसका ये फंक्शन है, जीएसटी संबंधी सिफारिशें देती है ये काउंसिल। सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस मैटर में, इस मामले का नाम याद रखना, मोहित मिनरल्स मामला 2022, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है इनकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो, इन दोनों के पास लेजिस्लेटिव पावर तो है ही ना, जीएसटी से संबंधित लेजिस्लेटिव पावर है।